हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। पहले के जो चैप्टर्स हैं जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा और सेंसेस एंड सैम्पल मेथड्स और जो सिग्निफिकेंस था, ठीक है, मतलब ये हमारे 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से हमने पार्ट्स में कंप्लीट किए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं उन चैप्टर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करें। अब ये चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखिए, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ पे हमने 5 स्टेजेस देखी थी कि हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहले था कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो डाटा है वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है सेंसिस मेथड से, सैम्पल मेथड से, वो भी हम एक चैप्टर कर चुके हैं। जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो कलेक्ट होने के बाद सेकंड जो स्टेज होती थी वो होती थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो हमारा डाटा है उसको अच्छे से कॉलम्स में या रो में, कॉलम्स में, या हम उसको ये कहेंगे क्लासेस में, मतलब जो क्लास होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, मतलब इस तरीके से जो हमारा डाटा है उसको डिवाइड करना अलग अलग पार्ट्स में, कि कोई भी पर्सन वो जो डाटा है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो देखिए, चलिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 3-4 जो थ्योरी के हैं, बट वो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, तो उनको अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो यही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ figures in such a form that comparison of the mass, मतलब कहने का ये है कि जो हमारा डाटा होता है उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है। कैसे? जो भी फिगर्स होती हैं, जो डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेड द एंड फर्दर एनालिसिस में भी पॉसिबल, ताकि उसको इस तरीके से अरेंजमेंट ऐसे कर दिया जाता है कि कोई भी अगर हमें कंपैरिजन करना हो किसी भी 2 स्टेट में कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो हमें डाटा इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं कि इजीली हम वो डाटा को क्या कर सकें, कंपैरिजन उसका कर सकें। कोई भी हमें एनालिसिस, कोई भी रिज़ल्ट निकालना है तो इजीली उससे हम अपना कंक्लूज़न या कोई भी अपना रिज़ल्ट निकाल पाएँ। तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्लास। क्लास क्या होता है? देखिए, क्लास का मतलब होता है जब हमारा जो डाटा होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे 2 कॉलम बनाए आपने और 2 कॉलम्स में एक में हमने दिखा दिया कि रिच कौन कौन है और एक में हमने दिखा दिया कि पुअर कौन कौन है। मतलब हमने रिच और पुअर का 2 कॉलम्स बना दिए। अब ये हमने जो डाटा है इस तरीके से डिवाइड किया, अरेंज किया, रिच वालों को इधर रखा, पुअर वालों को इधर रखा। इजीली हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन भी कर पाएंगे, कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं। तो ये होता है क्लास। देखिए, इन ऑर्डर टू मेक द रॉ डाटा मीनिंगफुल, मतलब ये रॉ डाटा जो होता है एक मीनिंगफुल है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी है। दीज मस्ट बी क्लासीफाइड, मतलब क्लासीफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके फीचर्स के बेस पे हम वो डाटा क्या कर देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। सच एज, जैसे बताया हुआ है, एजुकेटेड फैमिलीज़ एंड अनएजुकेटेड फैमिलीज़। इधर हम लिखेंगे एजुकेटेड फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं, इधर लिखेंगे अनएजुकेटेड कौन कौन सी हैं। रिच फैमिलीज़ का बना दिया ये हमने, ये बना दिया पुअर फैमिलीज़ का, ठीक है। ऐसे ही एक मान के चलो कंपनी में लेबर वर्क करती है, स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं, या फिर रूरल एरियाज़ में कितने रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में कितने रहते हैं। तो इस तरीके से हम जो डाटा है जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ईच सच डिवीज़न ऑफ डाटा, इस प्रकार का जो डिवीज़न होगा वो क्या कहलाता है, आपका क्लास कहलाता है,
ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक कॉलम ऐसा बनाया जाता है जिसमें सभी सिमिलर चीज़ें रखी जाती हैं, एक कॉलम ऐसा बनाया जाता है जिसमें सभी डिफरेंट आइटम्स होती हैं, तो वो होता है आपका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर तो क्या था, रिच इधर थे पुअर इधर थे, दोनों ही सिमिलर थे, सारे ये रिच है तो सारी आइटम्स रिच ही हैं, सारे सिमिलर हैं। ये पुअर का कॉलम था इधर तो वो सारे पुअर ही हैं, वो भी मतलब एक सिमिलैरिटी है उनमें कि सभी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट क्लासिफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे हम ये कहें कि एक हमने ये देखा कि मिडिल क्लास से जो जो बिलोंग करते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिए मिडिल क्लास के, ठीक है, जो फैमिलीज मिडिल क्लास से बिलोंग करती है सारी इसमें मिडिल क्लास है। और इसमें जो बाकी रिमेनिंग जो फैमिलीज बच गई हैं हमने उनको ले लिया। अब उसमें क्या होगा, अपर भी आ जाएगा, लोअर भी आ जाएंगी, मतलब हमने मिक्स कर दिया आइटम्स, तो वो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। मतलब एक में सारी सिमिलर आइटम होती हैं, एक में सारी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं, तो उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कह रहा है कि जो हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारा डाटा होता है वो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है या हमारा क्या पर्पस होता है। ऑब्जेक्टिव या पर्पस मतलब क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम रीज़न देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो डाटा है वो एक तरीके से सिंपल बनाना, क्योंकि जब वो कोई भी डाटा है हमने किसी को दे दिया, अब वो देखेगा अच्छा ये रिच है, ये पुअर है, फिर ये रिच है, तो ऐसे ना देख करके हम वो जो डाटा है इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं कि वो डाटा सिंपल बन जाए, मतलब इजी बन जाए, ताकि उसको देखते ही कोई भी अंडरस्टैंड कर पाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या होता है, इज टू present data in a form that appears to be brief and simple, मतलब उसको brief and simple बनाना ताकि कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये हमारा पहला और जो डाटा है क्लासीफाई करने का पर्पस होता है। सेकंड होता है यूटिलिटी। देखिए जब कोई भी डाटा अच्छे तरीके से डिवाइड होता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उपयोगिता जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अब कोई भी डाटा है वो इजीली हमें समझ आ रहा है, एकदम से कोई भी उसका क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो वो डाटा ऐसा बन गया कि जिसको भी अगर चाहिए कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, पंजाब में कितनी है, अगर किसी को ये डाटा चाहिए तो उसको एग्जैक्टली दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे इतनी है, वहाँ पर इतनी है, तो कोई भी उसका यूज़ कर सकता है जाके, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्लासिफिकेशन एनहेंसेस यूटिलिटी ऑफ द डाटा एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा, कि जो भी अलग अलग हमारा जो डाटा होता है वो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि वो अच्छे से समझ आ जाता है, तो उसकी हमारी क्या हो जाती है, यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि पर्पस है कि हमें वो डाटा इस तरीके से बनाना होता है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट आता है डिस्टिंक्टनेस का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये बता रखा है कि कोई भी जो डाटा होगा जब हम उसको अच्छे से क्लासीफाई कर देते हैं तो उसमें एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टली। कहने का मतलब ये है कि हमें इजीली क्या होता है, डिफरेंस समझ में आ जाता है कि रिच ज़्यादा है या पुअर कम है, या पुअर ज़्यादा है रिच कम है, एजुकेटेड ज़्यादा है अनएजुकेटेड ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कितना है अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं, तो इजीली हमें क्या होता है उसका डिफरेंस समझ में
आ जाता है। कंपैरेबिलिटी का भी मतलब यहाँ पर यही है कि हम जो डाटा है वो क्लासीफाई इसलिए करते हैं ताकि हम इजीली क्या कर पाएँ, कंपैरिजन कर पाएँ। जैसे एक टेबल बना दी, भाई हमने सभी जगह ये लिखा एक फर्म थी, ठीक है, कोई भी हो सकती है वो फर्म, जैसे कि चीनी की कोई मिल है अलग अलग जगह पर, हमने देखा कि दिल्ली में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, पंजाब में इतना हो रहा है, तो मतलब हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, एक टेबल बनाने के बाद उसका क्या कर पाएंगे, इजीली कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो इट मेक्स डाटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव, ठीक है। हम मतलब कोई भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उससे हम कोई भी एस्टिमेट यानी कि कोई भी अनुमान लगा सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 5 है साइंटिफिक अरेंजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम डाटा अलग अलग इस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो एक हम ये कहेंगे कि जो हमारा डाटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मैनर है वो एक साइंटिफिक मैनर हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा इन अ साइंटिफिक मैनर विच इंक्रीजेज देयर रिलायबिलिटी, यानी कि जब कोई भी जो डाटा होता है वो इस तरीके से हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, हमने अच्छे से कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कॉलम्स में, तो वो एक साइंटिफिक उसका मैनर नहीं होता है, साइंटिफिक वे नहीं होता है। जब हम उसको अच्छे से क्लासीफाई कर देते हैं कॉलम्स वगैरह में तो वो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट बन जाता है, और उसकी वजह से जो उसकी रिलायबिलिटी होती है, जो उसकी विश्वसनीयता होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो डाटा इस तरीके से बन जाता है कि कोई भी उस पर विश्वास कर सकता है कि हाँ ये डाटा प्रॉपरली राइट होगा, हम इससे कोई भी अच्छे से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। जब कोई भी डाटा आप इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दोगे तो वो डाटा अपने आप ही क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। आप भी अपनी देखो, एक अगर मान के चलो नोटबुक बनाते हो स्कूल की, एक बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, जब हम एक होमवर्क की अलग होती है, कई बार क्लास वर्क की अलग भी होती है, तो वो इस तरीके से हम तैयार करते हैं, डेट वाइज हम उसमें वर्क करते हैं, तो वो जो कॉपी है आपकी नोटबुक है वो एक अट्रैक्टिव बन जाती है। और कोई है कि बहुत मतलब गंदे से हैंड राइटिंग कर रहा है या अच्छे से नोट्स प्रॉपरली तैयार नहीं कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि क्लासिफिकेशन जो होता है मेक्स डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। वो जो डाटा है वो अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बन जाता है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन के पर्पस थे या ऑब्जेक्टिव थे कि हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। ये कह रहा है कि देखिए क्लासिफिकेशन तो हो जाएगा, मतलब कैसे भी कर देगा कोई भी, लेकिन एक गुड क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, एक अच्छा क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, वो आपको बताने हैं, उसके फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो गुड क्लासिफिकेशन का जो फीचर है वो ये कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। का मतलब ये होता है कि जो डाटा है ना आपका, जब जितना भी डाटा होता है वो प्रॉपरली, जितने भी जब आप कॉलम्स बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, तो किसी ना किसी ग्रुप में वो आपका जो डाटा है वो कवर हो जाना चाहिए। कोई भी यूनिट्स आपकी उस जो हमने कॉलम्स बनाए हैं उससे बाहर नहीं रहनी चाहिए। तो ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ द जो रॉ डाटा होता है शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा, जो भी एक एक जो आइटम है, गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास। नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट, मतलब वो किसी ना किसी ग्रुप में या किसी ना किसी क्लास में आ जानी चाहिए, कोई भी यूनिट उससे बाहर नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमने 2 कॉलम्स बनाए थे, एक रिच का बनाया था एंड दूसरा हमने पुअर का बनाया, तो सारी यूनिट्स आ जानी चाहिए जो रिच है और या फिर जो पुअर है। अगर हम 2 कॉलम बना रहे हैं एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तो सारी यूनिट्स कुछ एजुकेटेड में और कुछ अनएजुकेटेड में आ जानी चाहिए, कोई भी यूनिट उस ग्रुप से, उस कॉलम से बाहर नहीं रहनी चाहिए। ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है।
सेकंड है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये होता है बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस कॉलम में रिच वाले पर्सन रखे जाएंगे और इसमें पुअर वाले ही रखे जाएंगे, वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द जो रॉ डाटा होता है इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल, मतलब बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट को किस कॉलम में रखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कोई रिच है बट उसको यहाँ रख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन अ ग्रुप। जब हम उनको प्लेसमेंट देते हैं, कहने का मतलब है जब हम उनको कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि इस यूनिट को कहाँ रखें, इस तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली हमें पता होना चाहिए। थर्ड इसमें कह रहा है पॉइंट, होमोजेनिटी का मतलब होता है, एक होता है होमोजीनियस जिसको बोलते हैं समरूप, एक जैसा। तो होमोजेनिटी कह रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे रिच का कॉलम है तो सारे पर्सन रिच ही होने चाहिए, ये पुअर का है तो सारे पुअर ही होने चाहिए। यहाँ पर मतलब इन कॉलम्स में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ऑल आइटम्स इन ग्रुप में जितनी भी आइटम्स हैं या क्लास में मस्ट बी होमोजीनियस, और इसी को क्लास भी बोला गया है। कभी आप ये कहो कि क्लास किसको बोला गया है, ग्रुप या क्लास, मतलब जो अभी हमने सबसे पहले डेफिनेशन रीड की थी, क्लास का मतलब होता है जिसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। मस्ट बी होमोजेनियस और सिमिलर टू ईच अदर। समझ आया कि जो भी आप ग्रुप या कॉलम जो बना रहे हैं, जो क्लास हम बना रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सारी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को, इन क्लास को कम या ज़्यादा भी कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ है द कंपोजिशन ऑफ द क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। मतलब एक आपको क्या करना है, क्लास के अंदर आपको ये देखना है कि सभी की इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है। तो देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट और मैरिटल स्टेटस वुड मेक नो सेंस। ये कह रहा है कि अगर हमें ये देखना है कि इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर, तो कॉलम हमें इनकम एक्सपेंडिचर का बनाना चाहिए, बट हमने उनका वेट का और मैरिटल स्टेटस का बना लिया कि क्या है। तो ये जो डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या ये डाटा हमारे लिए सूटेबल होगा, नहीं होगा। तो जैसा हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जो क्लास हैं, जो ग्रुप हैं, वो बनाने चाहिए। उसी बेस पे हमें उन कॉलम्स को डिवाइड करना चाहिए, अपनी जो भी हमारी सूटेबिलिटी है, जो भी हमारा पर्पज़ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब देखिए ये होता है स्थिरता, यानी कि अगर आपने इस कॉलम का नाम रिच दे दिया है, इस कॉलम का, इस क्लास में यहाँ पे एक पुअर दे दिया है, तो इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब ये डाटा प्रूफ करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे इनका जो टाइटल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन should be based on the same set of classification. This base should not change with each investigation. समझ आया। तो इन्वेस्टिगेशन के साथ ऐसा ना हो कि इनका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया जाए, नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब अगर आप समझते हैं तो इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जिस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें ये कॉलम बनाने हैं तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है कि वो चीज़, उस चीज़ में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वो चीज़ लचीली है, उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब हमें लग रहा है कि रिच है, पुअर है,
कुछ मतलब ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक कॉलम और बना सकते हैं। जैसे अपर क्लास का हो गया आपका रिच, एक मिडल हो गया, और पुअर हो गया आपका लोअर क्लास का। तो कहने का मतलब है इलास्टिक का यही है कि क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शुड बी इलास्टिक होना चाहिए। देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन, ताकि हम उस अपने क्लासिफिकेशन में कोई भी क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है। मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी। ठीक है भाई, तो ध्यान रहे ये हमने 6 क्या पढ़े हैं, इसके एक गुड क्लासिफिकेशन के फीचर्स पढ़े हैं। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, डिफाइन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं वो हमें बताने हैं। किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, या फिर कह रहा है डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जो हम डाटा जो भी क्लासीफाई करते हैं उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, या फिर हम किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए भाई, हम 4 बेसिस होते हैं जिसके बेस पे हम अपना जो डाटा है वो क्लासीफाई करते हैं। एक करते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, तीसरा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटेटिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल एंड मैनीफोल्ड, एंड लास्ट आता है क्वांटिटेटिव, या फिर बोलते हैं इसको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 4 बेसिस हैं जिसके बेस पे हम अपना जो डाटा है उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई किया जाता है। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ये होता है जिसमें मतलब हम क्या करते हैं कि एक तरीके से आप ये कहें कि स्टेट के अकॉर्डिंग हमने जो डाटा है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल या फिर लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा। देखिए यहाँ पर एक ये फर्म है, ठीक है, डाटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल्स इन इंडिया वुड बी क्लासिफाइड एज अंडर। देखिए अब यहाँ पे क्या थी, कुछ यहाँ पे स्टेट के नेम है, यहाँ नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो बाईसाइकिल की क्या करती हैं, सेल प्रोड्यूस करती हैं, उनको बनाती हैं। तो अब हमने देखा कि पंजाब में वो टोटल कितनी फर्म्स हैं जो बाईसाइकिल प्रोड्यूस करती हैं, वो 30 हैं। हरियाणा में कितनी है, 20 हैं। यूपी में कितनी है, 25। तो हमने ये क्या किया, जियोग्राफिकल मतलब एक जगह के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो क्या किया, लोकेशनल के अकॉर्डिंग अपना जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसको बोला जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। नंबर 2 अब आता है आपका। अब देखिए नंबर 2 जो है आपका नेम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जो टाइम के अकॉर्डिंग डाटा हम जब डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखो लिखा भी है, जब हम कोई भी अपना डाटा टाइम के बेस पे डिवाइड करते हैं इट इज़ नॉन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एक सेल्स ऑफ अ फर्म 2012 से 14 तक, एक फर्म थी, उसने अपनी सेल को बताया कि 2012 में उसने 80 लाख की सेल की, 13 में उसने 90 लाख की, 14 में उसने 95। तो वो अपना क्या कर रही है, एक तरीके से डाटा उसने इस तरीके से क्लासीफाई किया, इस तरीके से अरेंज करती जा रही है ताकि वो जब मर्जी इसका कंपैरिजन कर सके, देख सके कि उसका जो सेल है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बेसिस पे वो अपना कोई भी कंक्लूज़न निकाल सकती है। तो ये था आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 3 आता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन उसको बोला जाता है, नेम से पता चल रहा है क्वालिटी, गुण। जब किसी गुण के बेस पे, किसी की क्वालिटी के बेस पे जो डाटा डिवाइड करते हैं उसको बोलेंगे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाटा। फॉर एग्जांपल बताया,
डाटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेस पे डाटा डिवाइड हो सकता है, रिलीजियन, ठीक है, धर्म के आधार पे, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हम देख सकते हैं IQ लेवल क्या है ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आया? तो ये होता है आपका क्वालिटेटिव। बोलते हैं ना भाई, हम ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये इस तरीके से, मतलब ये सब क्वालिटी होती है। दिस क्लासिफिकेशन में भी 2 टाइप्स। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। सिंपल का मतलब होता है जब हम जो क्लासीफाई करते हैं ओनली 2 कॉलम्स में करते हैं या सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोला जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। जैसे हमने 2 कॉलम बनाए, एक में हमने रिच रखे, एक में हमने पुअर को रखा, एक में हमने एजुकेटेड रखे, एक में हमने अनएजुकेटेड रखे, एक में हमने स्किल्ड लोगों को रखा, एक में हमने अनस्किल्ड को रखा, तो वो हो गया आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब यही होता है जिसको द्वंद्व भाजन बोला जाता है हिंदी में, कि 2 भागों में जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ अ क्वालिटी। मतलब उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी उसकी गुण का है या नहीं है उसके बेसिस पे हम वो डाटा डिवाइड करते हैं। जैसे बताया, एक कॉलम में सब मेल को रख दिया, एक में सब फीमेल। अब मेल में चाहे क्वालिटी कैसी भी है, सभी मेल एक में रख दिए, सभी फीमेल एक में रख दिए। हेल्दी को एक में रखा, सभी अनहेल्दी को एक में रख दिया। एजुकेटेड एक में, अनएजुकेटेड एक में, ठीक है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोटॉमी के। नेक्स्ट आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन देखिए उसको बोला जाता है जिसमें एक ही चीज़ को कई कई बार हम डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। When classification according to quality of data involves more than one characteristic, मतलब एक फीचर से ज़्यादा हम उसको क्या करते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, और मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर मे बी मोर देन 2 क्लास। तो इसका क्या रिजल्ट बनता है कि 2 क्लास से मतलब ज़्यादा इसमें बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फैक्ट्री वर्कर्स में बी क्लासिफाइड। एक फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे थे उनको पहले हमने इस तरीके से देखा कि स्किल्ड कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं। अगर हम इतना ही करके छोड़ देते तो ये बन जाता सिंपल क्लासिफिकेशन, बट हमने देयर में बी फर्दर क्लासिफाइड, फिर दोबारा से उसको हमने दोबारा से क्लासीफाई किया एज लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। जैसे स्किल्ड में, भाई स्किल्ड तो हैं बट स्किल्ड के अंदर हमने ये वाला, ठीक है, लिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, समझ में आया। एंड स्टिल फर्दर एज रूरल और अर्बन, फिर दोबारा से हमने ये देखा जो लिटरेट हैं, जो एजुकेटेड हैं, उन एजुकेटेड के अंदर रूरल एरियाज़ में कितने रहते हैं और अर्बन एरियाज़ में कितने रहते हैं। ऐसे ही फिर इसको करेंगे दोबारा से, ठीक है। फिर हम कर सकते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर भी कर सकते हैं क्या, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो बात समझ में आई। तो जब हमने 1 से 2 या वो जब 2 कॉलम वहाँ बनाते थे, यहाँ पे उससे ज़्यादा जब हम बार उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने डाटा को, तो वो हो जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, एंड लास्ट इसका 4th बचता है आपका क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है, तो नेम से पता चल रहा है जिसकी कोई क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के बेस पे हम जो डाटा डिवाइड करते हैं। डाटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेस पर। जैसे वेट कैन एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, अगर हमें किसी के वेट मेज़र करने हैं तो उसको किस में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में। हाइट को मेज़र करना है तो किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। मतलब ये एक वैल्यू होगी। वेट हम ये नहीं कहेंगे इसका बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम एग्जैक्टली वेट बताएंगे कि भाई इसका 30 kg है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जिसमें एक वैल्यू होती है, ठीक है।
क्वालिटेटिव में वैल्यू नहीं होती थी, वहाँ क्या होता था, एक जैसे IQ लेवल बताना है, ठीक है, या ऑक्यूपेशन बताना है, या रिलीजन, धर्म, किस किस धर्म से हैं, तो वो धर्म का नाम आएगा बट वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो वो क्वालिटेटिव था। बट यहाँ वैल्यूज़ आती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस किए हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस हमने अपने कंप्लीट किए हैं, तो आपको ये ज़रूर क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिफाइन अ वेरिएबल। इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो जो ये चैप्टर है आपको ये 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जल्दी ही अब आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।